राष्ट्रीय कांग्रेस इंस ने 1920 में दो महत्वपूर्ण सत्र आयोजित किए। पहला सत्र सितंबर 1920 में कलकत्ता में आयोजित किया गया था, जहां असहयोग आंदोलन पर एक प्रस्ताव पारित किया गया था। इस सत्र की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। दूसरा सत्र दिसंबर 1920 में नागपुर में आयोजित किया गया था, जहां महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन शुरू करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया था। इंस ने व्यापारियों से विदेशी व्यापार का बहिष्कार करने और सरकारी कर्मचारियों से राष्ट्रीय कारण में मदद करने का आग्रह किया। इसके अलावा 1927 में मद्रास में इंस का 42वां सत्र आयोजित किया गया था, जहां जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता प्रस्ताव पेश किया और कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता या पूर्ण स्वराज का आह्वान किया। इस सत्र की अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की थी और साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का फैसला किया था। गांधी जी ने बहुत से प्लेसेस पे सत्याग्रह मूवमेंट चलाया। 1917 में गांधी जी ने बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया और ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम के खिलाफ लड़ने के लिए फार्मर्स को मोटिवेट किया। 1917 में गांधी जी गुजरात के खेड़ा में फार्मर्स की हेल्प के लिए सत्याग्रह ऑर्गेनाइज करते हैं, क्योंकि प्लेग महामारी के कारण फार्मर्स टैक्स देने की हालत में नहीं थे और गांधी जी चाहते थे कि फार्मर्स को टैक्स में छूट दे दिए जाए। 1918 में गांधी जी कॉटन मिल वर्कर्स के साथ सत्याग्रह करने के लिए अहमदाबाद भी गए थे, जहाँ पर वो पुअर वर्किंग कंडीशन के खिलाफ सत्याग्रह करते हैं। एक दिन 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई थी। वे सभी रॉलेट एक्ट के खिलाफ विरोध कर रहे थे, जो एक ऐसा कानून था जो ब्रिटिश सरकार को भारतीयों को बिना मुकदमे के जेल में डालने की अनुमति देता था। भीड़ में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग सभी शामिल थे। वे सभी शांतिपूर्ण ढंग से विरोध कर रहे थे, लेकिन ब्रिटिश सैनिकों ने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। गोलीबारी में लगभग 379 लोग मारे गए और 200 से अधिक लोग घायल हुए। यह घटना जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानी जाती है। साल 1930 गांधी जी ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे देश को हिला दिया। इसे हम दांडी मार्च के नाम से जानते हैं। 12 मार्च सुबह का समय साबरमती आश्रम में गांधी जी ने अपने 78 फॉलोअर्स के साथ एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने कहा, हम अंग्रेजों के बनाए सॉल्ट लॉ को तोड़ेंगे। पैरों में चप्पल, हाथ में लाठी और दिल में आजादी का जोश। 24 दिनों में उन्होंने 241 किलोमीटर का सफर तय किया। रास्ते में हजारों लोग जुड़ते गए और ये मार्च एक क्रांति बन गया। 6 अप्रैल गांधी जी दांडी पहुंचे। उन्होंने समुद्र के किनारे से नमक उठाया और कहा, ये हमारा हक है। ब्रिटिश सरकार को ये चोट सीधी उनके ईगो पर लगी। इस घटना ने भारत की आजादी की लड़ाई में नया जोश भर दिया। दांडी मार्च सिर्फ नमक का विरोध नहीं था, ये था ब्रिटिश रूल के खिलाफ एक बड़ा संदेश था। मेजर टाइप्स ऑफ सॉइल इन इंडिया, चलिए जानते हैं इनके बारे में। पहला प्रकार है फॉरेस्ट सॉइल। ये हिली एंड फॉरेस्टेड एरियाज में पाई जाती है। यह एसिडिक होती है और ऑर्गेनिक मैटर से समृद्ध होती है। इस मिट्टी में टी, कॉफी और स्पाइसेस उगाए जाते हैं। अगला प्रकार है अलुवियल सॉइल, जो गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी, पंजाब और हरियाणा में पाई जाती है। यह बहुत फर्टाइल होती है और इसमें सैंड, सिल्ट और क्ले का मिक्सचर होता है। राइस, व्हीट और शुगर केन इस मिट्टी में सबसे अच्छे होते हैं। रेड एंड येलो सॉइल मुख्य रूप से डेक्कन प्लेटो, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में पाई जाती है। इसका रंग आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल होता है और यह लेस फर्टाइल होती है। इसमें मोटे अनाज और दलहन पल्सेस उगाए जाते हैं। ब्लैक सॉइल महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में पाई जाती है। इसमें मिट्टी में वाटर रिटेंशन कैपेसिटी काफी अच्छी होती है। इसमें कॉटन, ज्वार और सोयाबीन उगाई जाती है। लेटराइट सॉइल वेस्टर्न घट्स और दक्षिण भारत में पाई जाती है। इसमें आयरन और एल्यूमिनियम से पाया जाता है। इस मिट्टी में टी, कॉफी और रबर की खेती होती है। अब बात करते हैं एरिड सॉइल की। यह राजस्थान और गुजरात के शुष्क एरिड रीजन्स में पाई जाती है। इस मिट्टी में रेत की प्रधानता होती है और वाटर रिटेंशन कैपेसिटी कम होती है। इसमें बाजरा और ज्वार उगाए जाते हैं। आज बात करेंगे भारत के प्रमुख डैम के बारे में। सलाल डैम जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर स्थित यह जम्मू कश्मीर का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। भाखरा नांगल डैम हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा पर स्थित यह एशिया का सबसे ऊंचा ग्रेविटी डैम है। टिहरी डैम उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर स्थित यह भारत का सबसे ऊंचा डैम है। राणा प्रताप सागर डैम राजस्थान में चंबल नदी पर स्थित यह इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन और इरिगेशन के लिए बहुत उपयोगी है। सरदार सरोवर डैम गुजरात में नर्मदा नदी पर स्थित यह पश्चिमी भारत के लिए इरिगेशन और पेयजल ड्रिंकिंग वाटर के लिए एक इंपॉर्टेंट सोर्स है। हीराकुड डैम ओडिशा में महानदी पर स्थित यह दुनिया का सबसे लंबा अर्थ डैम है। नागार्जुन सागर डैम तेलंगाना में कृष्णा नदी पर स्थित यह इरिगेशन और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोडक्शन के लिए फेमस है। तुंगभद्रा डैम कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी पर स्थित यह इरिगेशन और हाई एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एंड फीड प्रोड्यूसिंग स्टेट के बारे में। दोस्तों,
चावल भारत की सबसे महत्वपूर्ण खरीफ फसल है। चावल का प्रोडक्शन भारत में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु किया जाता है। चलिए अब जानते हैं भारत में गेहूं के उत्पादन के बारे में। दोस्तों, गेहूं भारत की प्रमुख रबी फसल और हमारी रोज की डाइट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी। गेहूं प्रोडक्शन भारत में उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार किया जाता है। लार्जेस्ट शुगरकेन प्रोड्यूसिंग स्टेट है उत्तर प्रदेश। लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट है असम। लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट है कर्नाटक। लार्जेस्ट रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट है केरल। लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट है महाराष्ट्र। लार्जेस्ट जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट है वेस्ट बंगाल। भारत की इंपॉर्टेंट आयरन और माइंस, कोल माइंस और ऑयल फील्ड्स के बारे में। आयरन और माइंस इंडिया आयरन और के विशाल भंडारों के लिए प्रसिद्ध है। ये आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत की मेजर आयरन और माइंस है मयूरभंज, ओडिशा। यह माइन देश के सबसे बड़े आयरन और उत्पादकों में से एक है। दुर्ग, छत्तीसगढ़। यहाँ की माइंस हाई क्वालिटी वाले ओर के लिए जानी जाती है। बेलाडीला, छत्तीसगढ़। यह माइनस छत्तीसगढ़ की इंपॉर्टेंट और माइन है। बेल्लारी, कर्नाटक। दक्षिण भारत में आयरन और प्रोडक्शन का मैं सेंटर है। कुद्रेमुख, कर्नाटक। पहाड़ों के बीच स्थित यह खदान एक टाइम पर भारत का मैन आयरन और प्रोड्यूसर था। कोल माइंस, कोल इंडिया की एनर्जी प्रोडक्शन की बैकबोन है। इंडिया की प्रमुख कोल माइन है रानीगंज, पश्चिम बंगाल। भारत की सबसे पुरानी कोल माइंस में से एक है। बोकारो, झारखंड। यहाँ का कोल आयरन इंडस्ट्री के लिए उपयोग किया जाता है। तालचेर, ओडिशा। यह माइंस बड़े पैमाने पर कोयला कोल प्रोडक्शन करती है। नेवेली, तमिलनाडु। यहाँ का कोयला भारत के दक्षिणी हिस्से में एनर्जी प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। भारत में ओनियल भी एनर्जी का एक प्रमुख हिस्सा है। हमारे देश की इंपॉर्टेंट ओनियल फील्ड्स हैं। डिगबोई, असम। भारत का सबसे पुराना ओनियल फील्ड्स है। नाहरकटिया, असम। यह क्षेत्र असम के तेल ऑयल प्रोडक्शन का सेंटर है। मुंबई हाई, अरब सागर। भारत का सबसे बड़ा अपतटीय ऑयल फील्ड्स है। कलोल, गुजरात। गुजरात में लोकेटेड ये ऑयल फील्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अंकलेश्वर, गुजरात। यहाँ से बड़ी मात्रा में क्रूड ऑयल निकाला जाता है। थर्मल और न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में। थर्मल पावर प्लांट्स यानी कोयला, तेल या गैस जलाकर भाप से टरबाइन चलाना। ये है भारत के कुछ बड़े थर्मल पावर प्लांट। सिंगरौली, मध्य प्रदेश के सीधी जिले में। यह भारत का पहला सुपर थर्मल पावर प्लांट है। मागुंडम, तेलंगाना में। यह भारत का सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन है। नमरूप, असम में स्थित। ये पूर्वोत्तर भारत के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। अब बात करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की। ये यूरेनियम या थोरियम का इस्तेमाल करके बिजली बनाते हैं। तारापुर, महाराष्ट्र में भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट। कल्पक, तमिलनाडु में, जहां भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर स्थित है। नरोरा, उत्तर प्रदेश में, जो गंगा के किनारे स्थित है। काकरापार, गुजरात में। ये अत्याधुनिक रिएक्टर टेक्नोलॉजी का उदाहरण है। कॉटन का प्रोडक्शन और टेक्सटाइल बनाने के लिए भारत में कई प्लेसेस फेमस हैं। मुंबई, महाराष्ट्र, इंदौर, मध्य प्रदेश, सूरत, गुजरात, कानपुर, उत्तर प्रदेश, कोयम्बटूर, तमिलनाडु। अब बात करते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्री हमारे देश के बाकी इंडस्ट्री के लिए बैकबोन है। इसके मैन सेंटर हैं दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल, बोकारो और जमशेदपुर, झारखंड, भिलाई, छत्तीसगढ़, विजयनगर, कर्नाटक, सेलम, तमिलनाडु। मॉडर्न इंडिया में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। ये हमारे डिजिटल एज का बैकबोन है। इनके मैन प्लेसेस नोएडा, उत्तर प्रदेश, गांधीनगर, गुजरात, मुंबई और पुणे, महाराष्ट्र, हैदराबाद, तेलंगाना, बेंगलुरु, कर्नाटक, चेन्नई, तमिलनाडु, तिरुवनंतपुरम, केरल। डिस्कस करेंगे क्लास 10 के लिए मेजर सी पोर्ट्स और इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के बारे में। तो गुजरात में सिचुएटेड है कांडला सी पोर्ट और महाराष्ट्र में मुंबई सी पोर्ट और कर्नाटक के अंदर है मारगांव और न्यू मैंगलोर सी पोर्ट और केरला के अंदर कोची सी पोर्ट और तमिलनाडु में टूटीकोरिन सी पोर्ट में चेन्नई सी पोर्ट और आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम सी पोर्ट और ओडिशा के अंदर है पारादीप सी पोर्ट और वेस्ट बंगाल के अंदर है हल्दिया सी पोर्ट। अब बात करते हैं मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के बारे में। पंजाब के अमृतसर में है राजा संसी श्री गुरु रामदास जी एयरपोर्ट और देश की राजधानी दिल्ली में है श्री इंदिरा गांधी एयरपोर्ट और मुंबई में है श्री महाराज छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट और चेन्नई में है मीनम बक्कम एयरपोर्ट और कोलकाता के अंदर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट और हैदराबाद में है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट।